लिट्टी और चोखा और लालू और धोखा। कैसे? लिट्टी को आप चोखे से अलग नहीं कर सकते, लालू को धोखे से अलग नहीं कर सकते। सबको धोखा देता है, अपने समाज को भी धोखा दिया इसने। माइनॉरिटीज को तो खैर कूजे में बंद कर रखा है इसने। साहब लौट के सरकार तो मोदी साहब का ही आना है, और हम क्यों उनकी मुखालफत करेंगे? अभी एक ताकतवर वो वज़ीर आज़म है। हम अपने समाज को जो है तो गड्ढे में नहीं डालना चाहते कि लालू यादव के पीछे पीछे घूमते घूमते गड्ढे में गिर जाओ, हम ये नहीं चाहते। नीतीश कुमार जैसे लोगों को भी मुसलमानों ने अवॉइड किया कि ये बीजेपी के साथ हैं। अवॉइड किया, क्यों अवॉइड कीजिएगा? मुसलमानों ने इस बिहार में नीतीश कुमार को कभी मन से वोट नहीं दिया, जबकि ज़्यादा वक्त नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रह के हुकूमत चलाया है। लेकिन पूछ लीजिए कि किस मुसलमानों को मायूस होने दिया? मुसलमानों को भी मायूस नहीं दिया, समाज के किसी हिस्से को मायूस नहीं होने दिया। वो नीतीश कुमार को ही वोट देना चाहिए, क्षेत्रीय दलों को वोट देना चाहिए, और नीतीश कुमार को चेहरे को देखते हुए अच्छे बीजेपी के कैंडिडेट को भी वोट देना चाहिए। इस वक्त मैं पटना में हूं और हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जो किसी तारीफ और परिचय के मोहताज नहीं है। आपको बता दें, जब पटना में डॉक्टरों का चर्चा करते हैं तो उन डॉक्टरों की फहरिस्त में एक नाम आता है, डॉक्टर एजाज अली। वो राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, और डॉक्टरों की फहरिस्त में पहला नाम इसलिए इनका आता है क्योंकि इनका एक बहुत ही बढ़िया खूबी जो तमाम बिहार के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा होता है, 10 रुपया वाली डॉक्टर। यानी इस महंगाई के दौर में भी आज ये 10 रुपये में इलाज ये कर देते हैं। और ये इनके जो काम थे वो उनके बारे में चर्चा किए। ये पहले राज्यसभा भी जा चुके हैं और राज्यसभा संसद भी रह चुके हैं। इनसे आज राजनीतिक बातें करेंगे और अति पिछड़ों, पासमानदा या फिर अल्पसंख्यकों की राजनीति भागीदारी, हिस्सेदारी क्या है और वर्तमान में अल्पसंख्यकों को क्या करनी चाहिए, इन सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारे चैनल में स्वागत है आपका। एक सवाल है सर, अभी वर्तमान में सबसे बड़ा चुनाव हो, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कह सकते हैं, और वो इसकी शुरुआत हो चुकी है। कल 19 तारीख को पहले चरण में चुनाव होना है सभी जगह पे। तो अभी तक अल्पसंख्यकों ने क्या किया है और क्या करनी चाहिए? देखिए, पते की बात तो ये है जी जी कि 75 साल गुजर गए सरकार के, जिसमें 65 साल तकरीबन और सरकारों ने राज किया। 10 साल से मोदी साहब का राज चल रहा है। पिछले 65 सालों में माइनॉरिटीज़ ने हमेशा केंद्र सरकार के साथ पैक्ट बना के चलते रहे हैं, कोशिश की, कॉम्बिनेशन बना के चलने की कोशिश चले हैं। समन्वय जो होता है ना, बना के चले हैं उनसे। दुनिया का ये रूल है कि माइनॉरिटी हमेशा मेजॉरिटी के साथ मिल के चल रहा है। इस बात को फिर से बोलेंगे हम, मेजॉरिटी हमेशा माइनॉरिटी हमेशा जो मेजॉरिटी होती है, जिसका दबदबा होता है, उसके साथ हमेशा मिल के चला है, उसकी सरकार के साथ राब्ता बना के चला है। वही भारत में भी हुआ कि भारत में 65 सालों तक जिनकी भी सरकारें बनी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वाजपेयी साहब की सरकार रही हो, चाहे देवे गौड़ा की सरकार रही हो, या गुजरात साहब की सरकार रही हो, किसी की सरकार रही हो, माइनॉरिटी हमेशा उनके मिल के चला है। इसी वजह से उसको उतना नुकसान नहीं उठाना पड़ा है, वरना माइनॉरिटी के किस्मत में ही नुकसान उठाने लिखा हुआ रखा है पूरी दुनिया में। पिछले 10 वर्षों से जो सरकार चल रही है, इससे माइनॉरिटी समाज अलग है। सिर्फ अलग ही नहीं है बल्कि एक टकराव की स्थिति हमेशा बनी रही है। इसलिए आप जोड़िएगा तो पिछले 10 सालों में माइनॉरिटी ने बहुत नुकसान उठाया है। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी नुकसान उठाए। तो कोई ना कोई जो है आपको पैक्ट बनाने का रास्ता निकालना पड़ेगा माइनॉरिटीज़ को। तो अभी तो ये मामला ये है कि जो एनडीए की सरकार चल रही है पूरे मुल्क में, जिसके हेड मोदी जी हैं, तो ये मोदी मॉडल का है। लेकिन इससे बेहतर रहता कि ये एनडीए की सरकार ही चले जो आने वाली है, लौट के तो यही आने वाली है। तो ये वाजपेयी मॉडल की बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मोदी साहब को भी काम करने में बहुत आसानी हो जाएगी। मोदी मॉडल क्या है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखिए, अभी भी एनडीए की सरकार है पिछले 10 वर्षों से, जिसमें बीजेपी मेजॉरिटी में है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है।
एक वाजपेयी साहब की सरकार थी जो एनडीए थी, लेकिन वाजपेयी साहब बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं थी। अपनी सरकार चलाने के लिए उन्होंने कई क्षेत्रीय दलों को साथ रखा था, इसलिए उनके जो फैसले उस वक्त होते थे बहुत अच्छे होते थे, सबको एक्सेप्टेबल था। अब माइनॉरिटी समाज भी उससे जुड़ा हुआ था कहीं ना कहीं पर। अभी जो 10 वर्षों से सरकार है, एनडीए की सरकार ज़रूर है, लेकिन इसमें बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, और किसी भी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ जाती है ना, तो उसका दिमाग थोड़ा गर्म हो जाता है, टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है, फिर अपने मनमाना फैसले लेने के लिए ही वो अपना मन बनाए रहते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है, भारत में तो ऐसा लोकतंत्र है कि यहाँ विविधताओं की जो है तो जमघटा है यहाँ। तो ऐसी सूरत में किसी भी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी तो उसका फैसला हमेशा समाज को नुकसान करता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस चुनाव में मोदी मॉडल को वाजपेयी मॉडल में कन्वर्ट कर दिया जाए, इससे मोदी साहब को भी फ़ायदा है। इसलिए कि जब वाजपेयी मॉडल टाइप की सरकार बनेगी इस बार 2024 के बाद, तो उनके जो फैसले होंगे वो समाज को भी फ़ायदा करेगा और इंटरनेशनली भी ज़्यादा एक्सेप्टेबल वो हो जाएंगे। इसलिए हमारा ये कहना था कि मुसलमान, आप तो जानते ही हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट देना नहीं चाहता है, और वजह भी है क्योंकि टकराव की स्थिति बनी रही। हमारे सेकुलर दल जो कहलाने वाले लोग हैं उन्होंने हमेशा हमको बीजेपी से टकराने का ही रास्ता बताया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं, टकराव की सियासत मुसलमानों को परहेज़ करना चाहिए, माइनॉरिटीज़ को, और करना चाहिए इस चुनाव में ये कि जो भी क्षेत्रीय दल पूरे मुल्क में जो हैं, जो कभी बीजेपी के साथ रहे हों या अभी हैं, उनको माइनॉरिटी ज़रूर वोट दे। चाहे इस आड़ में होता क्या है कि चूंकि ये बीजेपी के साथ हैं इसलिए इनको भी वोट नहीं देना है, लेकिन ऐसा ना हो। इस बार जो क्षेत्रीय दल जो बीजेपी के साथ हैं उनको ज़रूर वोट देना चाहिए, या ऐसे भी दल जो कभी वाजपेयी हुकूमत में बीजेपी के साथ रहे उनको भी वोट दीजिए आप, ताकि ये जो फाइनल जो रिज़ल्ट आए 4 जून को, इससे एक ऐसी सरकार बने जो वाजपेयी मॉडल की एनडीए सरकार हो और जिसके प्रधानमंत्री मोदी साहब हों। तो आप देखिएगा कितना बेहतर होता है। अगर अल्पसंख्यकों ने यानी माइनॉरिटी ने मोदी सरकार को वोट दिया, एनडीए को वोट दिया, उसके बावजूद भी अगर एनडीए वालों ने एनडीए की तरह सरकार नहीं बनाई, फिर मोदी मॉडल सरकार लेकर आई, तो क्या करेंगे माइनॉरिटी फिर? देखिए, एक तो रास्ता, अगर क्षत्रिय दल को हम वोट देते हैं, जिताते हैं, तो भले ही क्षेत्रीय दलों का रोल सेंट्रल गवर्नमेंट में, माने फिर से अगर मोदी जी को मेजॉरिटी आ ही जाता है, फिर भी तो ये दल उनके साथ रहेंगे, और कहीं ना कहीं पे मोदी जी को तो उनको जगह देना ही पड़ेगा। तो देंगे तो ये क्षेत्रीय दल हैं जिनको आप वोट दिए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं मोदी जी को समझाने की कोशिश करेंगे और हमारे लिए वो ढाल का काम करेंगे। अब मोदी जी के टेम्परेचर को थोड़ा सा नॉर्मल रखने की कोशिश करेंगे, जो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोदी जी अगर आएंगे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में और गर्म होके आएंगे, जैसे 2019 में गर्म होके आए, तो आप देखिएगा 2019 से 2024 के बीच कितना फैसले, बड़े बड़े फैसले हुए। मोदी जी कह भी रहे हैं कि हम तीसरे टर्म आएंगे तो और भी बड़े बड़े फैसले लेंगे। तो वो जितना गर्म होके आएंगे उतने बड़े फैसले लेंगे, ये सियासत का तकाजा है। तो हमको चाहिए कि उनको हम माइल करने की कोशिश करें, उनको नरम करने की कोशिश करें, उनको तो अपनी तरफ से ठंडा करने की कोशिश करें, जिसका रास्ता ये बनेगा। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि सिर्फ क्षेत्रीय दलों को भी वोट मत दो, बीजेपी में भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं पूरे भारत में जो कभी विवादित बयान नहीं दिया, जिन्होंने हमेशा बुनियादी मसले को हल करने में लगे रहे, जो लोग वो अच्छे लोग हैं। तो अच्छे लोगों को भी बीजेपी को, मुसलमानों को वोट देना चाहिए। और आप देखिए कि यहाँ गया में ही एक ईश्वरी बाबू होते थे जो जनसंघ के उम्मीदवार बनते थे, लेकिन मुसलमान उनको वोट देते थे इसलिए कि वो अच्छा काम करते थे। अभी भी बिहार में आप देखिएगा, जैसे राम कृपाल यादव है, यहाँ पाटलिपुत्रा से खड़े हैं, या RK सिंह आरा से खड़े हैं, या फिर आपको CP ठाकुर साहब के बेटा नवादा से खड़े हैं, विवेक ठाकुर नवादा से खड़े हैं, राधा मोहन सिंह मोताहारी से खड़े हैं। इस तरह से कुछ लोग हैं जो हमेशा समाज के लिए अच्छा काम किए हैं। उन्होंने हिंदू मुसलमान का फ़र्क नहीं किया बुनियादी कामों में।
तो इसलिए उनको भी वोट देना चाहिए। हम वोट देंगे तभी तो उनको अपना बना पाएंगे। और आप हमेशा मुखालफत करते रहिएगा और सबको एक ही लाठी से मारते रहिएगा तो फिर आपकी जगह कहाँ बचती है। सर, आप पूरे बिहार में एक अलग पहचान रखते हैं और माइनॉरिटी के एक बड़े नेता भी हैं, राज्यसभा सांसद भी जा चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि एनडीए उम्मीदवार को वोट करें, तो कहीं ना कहीं ये जो माइनॉरिटीज़ है वो आपके खिलाफ ना हो जाए, वो ऐसा आप पे आरोप प्रत्यारोप ना लगा ले कि जो है बीजेपी में आप चले गए हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हम तो किसी पार्टी में न थे और न हैं। बीच में हम राज्यसभा हमको नीतीश बाबू ने भेजा था, तो वो तो हम बिना मतलब बिना हमको वोटिंग के हम गए थे, माने इंडिपेंडेंट हम चले गए थे, हमको सबने वोट दे दिया था, हम तो चले गए थे इत्मीनान से। तो हम तो ना किसी पार्टी में था, आज भी हैं। लेकिन जो समाज हमारा है, ख़ास करके जो पसमानदा समाज है, उसको जिस तरह से बरगलाया गया है और एकदम एक बग्घा बना के रखा गया है, तो उस हिकमत से चलने पर कामयाबी नहीं होने वाली है। और ये 75 सालों में लोगों ने देखा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों की जो बड़ी आबादी है वो मेन स्ट्रीम में आए। मेन स्ट्रीम से अलग क्यों रहेगा? ये मेन स्ट्रीम से अलग नहीं रहना चाहिए। इसी वजह से हम ये फार्मूला बना रहे हैं। और ये बात आपको भी देखने में लगेगी। अब तो हम लोगों से कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने जो फार्मूला दिया है कि सबका साथ सबका विकास, उस फार्मूले को हम लोग को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ज़्यादा हमारी जो आबादी है वो तो उस विकास ही चाहती है ना। वो कहाँ एमएलए का एमपी का ख्वाब देखती है, वो तो विकास चाहती है। वो चाहती है कि उसकी बुनियादी समस्याएं हल हो जाएं, उसकी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम हो जाए, उसकी शिक्षा का इंतज़ाम हो जाए, बाढ़ सुखाड़ का कंट्रोल हो जाए, शराबबंदी हो जाए पूरे मुल्क में, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरे, हर हाथ को काम मिले, हर हाथ को हुनर मिले, लोगों को तालीम मिल जाए, ये खोजती है। ये तो सियासत के चक्कर में लोग जो है तो वोट लेने के लिए कौम की बात है और इस्लाम ख़तरे में, ये सब कह कह के लोग वोट देते हैं। उसी तरह से वहाँ भी लोग जो हिंदू ख़तरे में, ये सब कह कह के वोट लेते हैं। तो हमारा समाज जो पसमानदों का, वो भी कहीं ना कहीं पे एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो जाता है। और जो हिंदुओं में जो पिछड़ा दलित समाज है, वो भी कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो जाता है। तो हम तो कहते हैं कि एक तरफ कड़े दिमाग के लोग हिंदुओं में हैं, जिसको हम कहते हैं कि संघी हिंदू हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ भी कड़े दिमाग के मुसलमान हैं, जिनको हम सनकी मुसलमान कहते हैं। तो उधर से संघी लोग कुछ मसाला फेंके, इधर से सनकी लोग सनक गए। इसी का नतीजा क्या होता है कि जो पसमानदा तबकात, चाहे हिंदुओं में हो चाहे मुसलमान में हो, वो आपस में धर्म के नाम पर भिड़ जाते हैं। मिलता तो कुछ नहीं है, न उससे रोज़ी रोटी मिलती है, न उससे शिक्षा मिलती है, न उससे हाथ को हुनर मिलता है, न समाज के मसले हल हो जाते हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा? इन संघी हिंदुओं और सनकी मुसलमानों की लड़ाई में कब तक चलता रहेगा? इसलिए हम चाहते हैं कि इस पसमानदा समाज को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उसका हम रास्ता निकालना चाहते हैं। ऐसे भी देख लीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि साहिब इक़्तिदार से टकरा के मत रहो, साहिब इक़्तिदार से टकराओगे तो चूर कर दिए जाओगे। इसलिए उससे टकराओ मत, बल्कि अगर तुमको उनकी साहिब वक्त से कोई तकलीफ़ हो गई है तो जाकर उनके कान में कह दो कि आपकी इसकी बात से तकलीफ़ हुई है, ज़रा ख्याल रखिएगा। तो उसमें देश का राजा कुछ ख्याल रखेगा, क्योंकि देश का जो राजा हो जाता है वो समझिए कि उसमें फिरौनियत आ जाती है, वो ख़ुद को अल्लाह से भी बड़ा समझने लगता है। इसलिए उससे टकराने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मना किया है। तो हिकमत तो यही है। तो टकराव तो ज़्यादा कब हो जाता है? टकराव ज़्यादा हो जाता है चुनाव के वक्त। इसलिए इस टकराव को नहीं करना चाहिए लोगों को। टकराने से हमेशा नतीजा ख़राब आता है। मेल मिलाप की सियासत होनी चाहिए। एक तरफ बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी जो है हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलने की बात करती है, और आप जो है बोलते हैं कि बीजेपी जो अच्छे उम्मीदवार हैं उनको वोट करें। इससे तो लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल आपसे नाराज़ हो जाएंगी। देखिए, 30 साल से मुसलमान MY के नाम पर लालू यादव के साथ रहा है, लेकिन लालू यादव इस बात की गारंटी देंगे कि लोकसभा चुनाव में यादव लोग ऊपर देखता है और विधानसभा चुनाव में नीचे देखता है? और जबकि माइनॉरिटीज़ को ये कहा जाता है कि तुम ऊपर मत देखो, नीचे ही देखते रहो, हमको देखते रहो। तो ये फार्मूला कब तक चलेगा? कब तक इस बूढ़े फार्मूले को बैठ के धोते रहेंगे? और ढोने से नुकसान ही हुआ है, आप मानिए इस बात को। लालू यादव चले गए तो नीतीश कुमार आ गए, अगर नीतीश कुमार नहीं आते तो कौन आता? और फिर बिहार की स्थिति क्या रहती? इसलिए लालू यादव को ढोने से कोई फ़ायदा उधर है नहीं भाई। और सही बात तो यह है कि लोकसभा में उनका समाज ही उनको नहीं ढोना चाहता है।
और आपको हम बता देते हैं रिपोर्टिंग, बहुत से जगह एमपी सीट्स पर अब मुसलमान लालू के चक्कर में नहीं पड़ने वाला है। किनके चक्कर में पड़ेंगे मुसलमान? एनडीए के देगा वोट, और क्या देगा। ये पता है, मालूम है कि एनडीए फिर लौट के आने वाली है। कोई लालू यादव और कांग्रेस लौट के आ रही है। हो सकता है कि कुछ सीट बढ़ जाए, एक अलग बात है। हो सकता है कि बीजेपी की सीट कुछ घट जाए, एक अलग बात है। लेकिन साहब लौट के सरकार तो मोदी साहब का ही आना है, और हम क्यों उनकी मुखालफत करेंगे। अभी एक ताकतवर वो वज़ीर आज़म है, पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है, सिर्फ मुल्क लोहा नहीं मानता है। तो उनका तकरीर, उनकी मेहनत और उनका जो है तो कूटनीति, इसके टक्कर में आपको कहीं पर कोई नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आता। तो हम क्यों जो है तो खामोखा झगड़ा मोल रखेंगे उनसे। बेहतर है कि हम सबका साथ, सबके सब विकास के फॉर्मूले के उनके साथ चलेंगे। हम अपनी समाज को जो है तो गड्ढे में नहीं डालना चाहते कि लालू यादव के पीछे पीछे घूमते घूमते गड्ढे में गिर जाओ, हम ये नहीं चाहते। मेन स्ट्रीम में आना पड़ेगा। इसी के लिए हम घूम घूम के इस काम को कर भी रहे हैं, और लोग जो है तो इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। अंतिम और लास्ट सवाल, जी। बिहार के अल्पसंख्यकों को इस चुनाव को लेकर ये क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ के माइनॉरिटीज़ के पास कोई रास्ता नहीं है। आप मोदी सरकार को आने से रोक नहीं सकते हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि उनसे तालमेल का रास्ता निकाला जाए। तो बिहार में तो लोगों के पास रास्ता है, इसलिए कि 40 सीटों में 23 सीट तो क्षेत्रीय दलों को दिया गया है, 17 ही सीट पर बीजेपी है। तो हम तो ये कहेंगे 23 सीटों पर मुसलमान जो है वोट दें इन क्षेत्रीय दलों को, कस के दें, ताकि इन क्षेत्रीय दलों के लोगों को लगे कि मुसलमानों ने हमको वोट दिया है। न तो इन सेकुलरों के चक्कर में नीतीश कुमार जैसे लोगों को भी मुसलमानों ने अवॉइड किया कि ये बीजेपी के साथ हैं। अवॉइड किया, क्यों अवॉइड कीजिएगा। मुसलमानों ने इस बिहार में नीतीश कुमार को कभी मन से वोट नहीं दिया, जबकि ज़्यादा वक्त नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रह के हुकूमत चलाया है। लेकिन पूछ लीजिए कि किस मुसलमानों को मायूस होने दिया। मुसलमानों को भी मायूस नहीं दिया, समाज के किसी हिस्से को मायूस नहीं होने दिया, मुसलमानों को भी मायूस नहीं होने दिया, जबकि मुसलमानों ने कभी इनको मन से वोट नहीं दिया। तो हम तो ये कहेंगे कि चूँकि बीजेपी के साथ रहते थे इस वजह से वोट नहीं दिया, लेकिन अब वैसा फार्मूला एक्सेप्ट करने ज़रूरी नहीं है। आप नीतीश कुमार के कामों को देखिए और उनके जो आपके प्रति हमदर्दी है उसको देखिए, और उसको देखते हुए नीतीश कुमार को ही वोट देना चाहिए, क्षेत्रीय दलों को वोट देना चाहिए, और नीतीश कुमार को चेहरे को देखते हुए अच्छे बीजेपी के कैंडिडेट को भी वोट देना चाहिए। तब ये मसला हल होगा। लोग गनीमत समझें कि बिहार में नीतीश कुमार जैसा लोग है, वरना लालू यादव तो लकड़ सूंघा है, सिर्फ लकड़ी सुहा के लोगों को मदहोश रखना चाहता है, काम करना थोड़ी चाहता है, समाज को संवारना नहीं चाहता। वो अपने यादव समाज को नहीं संवार सके तो दूसरों को क्या संवारेंगे। वो बोलते 17 महीने में 5 लाख नौकरी दी तेजस्वी यादव। झूठ है ये। लालू यादव उसके परिवार का एक ही फॉर्मूला है, सत्ता और पत्ता। परिवार को सत्ता चाहिए और नोट की गद्दी चाहिए, इसके अलावा क्या फॉर्मूला है उसके पास। जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं वो जुमलेबाजी है, ये सिर्फ जुबान से बोलने का है, दिल में कुछ और है उनके। शोषितों वंचितों की आवाज लालू यादव, ऐसा लोग कहते हैं। शोषितों वंचितों की आवाज़ अंबेडकर साहब थे, शोषितों वंचितों की आवाज़ महात्मा फूले थे, शोषितों वंचितों की आवाज़ जो है तो कर्पूरी ठाकुर थे, जगदेव बाबू थे। ये तो सिर्फ उस पर आके मोहर मार दिया, वरना इसके ज़ुबान से जो शोषित वंचितों की आवाज़ निकलती है ना, वो सिर्फ इसकी जुमलेबाजी है, सिर्फ ज़ुबान पर है। दिमाग और दिल में कुछ है। अब भी 30 वर्ष में लोग नहीं समझ सके कि सिर्फ सत्ता और पत्ता के लिए ये सब नाचता रहता है, नचाता रहता है लोगों को। लोग भूल गए इस चीज़ को। पूरा आकलन करके देख लें कि इन 30 वर्षों में जो लोगों ने इनको ढोया है सामाजिक न्याय पर, उसमें सिर्फ इन्होंने जो है तो जुमलेबाजी से काम लिया है, न्याय नहीं किसी को दिया है। आप खुद महसूस कीजिए कि MY की लकड़ी उसके पास है, वो सुंघाता रहता है और उसी से ये अपना काम निकालता रहता है। इसके बाद इसके अलावा क्या है इसके पास है। बहुत से लोगों ने सामाजिक न्याय की आवाज़ दी, लोहिया बाबू ने सामाजिक न्याय की आवाज़ दी, जगजीवन बाबू ने सामाजिक न्याय की आवाज़ दी, सब कुछ दिया है। इसने तो सिर्फ मोहर मारा है कि। और अगर सामाजिक न्याय की बात कीजिएगा तो नीतीश कुमार से ज़्यादा नीतीश कुमार लालू यादव से लाख गुना बड़ा है इस मामले में। आप देखिए उठा के, खाली बोलने से होता है और ठगने से होता है। हम तो कहते हैं कि लालू के लिए एक ही नारा याद रखो, अच्छा, लिट्टी और चोखा और लालू और धोखा। कैसे? लिट्टी को आप चोखे से अलग नहीं कर सकते, लालू को धोखे से अलग नहीं कर सकते। सबको धोखा देता है,
अपने समाज को भी धोखा दिया इसने। माइनॉरिटीज को तो खैर कूजे में बंद कर रखा है इसने, पनपना ही नहीं दिया। अभी लोकसभा में 2 सीट दी है। देखिए, सीट से हमको उतना मतलब नहीं है। हमको अनाज में जो मिलता है सरकार की तरफ से, उसमें हमको हिस्सेदारी मिलता है, वो हिस्सेदारी नहीं है। सरकार जो शिक्षा का इंतजाम करती है, उसमें हमको हिस्सेदारी मिल जाए, वो हिस्सेदारी नहीं है। समाज स्कूल में जो बच्चों को कपड़ा देता है, साइकिल देता है, पढ़ने लिखने का इंतजाम करता है, उसमें हमको हिस्सा मिलता है, वो हिस्सेदारी नहीं है। जो बुनियादी समस्याएं हैं उसमें हमको हिस्सेदारी मिल रहा है, तो वो हिस्सेदारी नहीं है। सिर्फ टिकट ही हिस्सेदारी है। और जो टिकट लेके जाते हैं और पार्लियामेंट असेंबली पहुंचते हैं, वो आपके नुमाइंदे होते हैं। आप टिकट के लिए इतना रोते हैं, वो आपके नुमाइंदे होते हैं। बस पार्टी जिससे जाते हैं उसके नुमाइंदे होते हैं, वो आपके नुमाइंदे हो ही नहीं सकते। क्योंकि पार्लियामेंट असेंबली में जाने के बाद बड़का ताला लगता है पार्टी की तरफ से कि जो पार्टी बोले वही बोलो। वो बेकार चीज़ है। हम समझते हैं कि माइनॉरिटीज़ में भी अन्ना हज़ारे जैसा लीडर पैदा होना चाहिए जो पूरे मुल्क को दिमाग को घुमा दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।